नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 1 फरवरी और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। आज के डेली 30 में हिस्ट्री का टर्म होता है और हिस्ट्री में हम वैदिक काल को डिस्कस करने जा रहे हैं। वैदिक काल का ये पहला एपिसोड आप डिस्कस करेंगे और इस डिस्कशन के अंतर्गत 20 क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आगे भी इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का डेली 30 और लेते हैं पहला प्रश्न। वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में कौन विख्यात है? ये 4 नाम आपके सामने हैं। वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में, यानी कि वेदांग ज्योतिष का लेखक कौन है, यह भी प्रश्न बन सकता है। तो वेदांग ज्योतिष का जो लेखक है वो है लगध। कौन है? लगध। तो ये नाम याद रखिएगा। लगध एक मुनि थे। इन्होंने वेदांग ज्योतिष की रचना की। ऋग्वेद से संबंधित आर्य ज्योतिष और यजुर्वेद से संबंधित यजुर ज्योतिष की रचना इन्होंने की थी। तो याद रखिएगा, यजुर ज्योतिष यजुर्वेद से और आर्य ज्योतिष ऋग्वेद से रिलेटेड है। अगला प्रश्न, विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहां मिलता है? विष्णु का जो प्राचीनतम उल्लेख है वो मिलता है ऋग्वेद में। कहां पर? ऋग्वेद में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद में विष्णु का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। प्राचीनतम उल्लेख का मतलब है कि सबसे पहले उल्लेख कहां पर मिलता है। विष्णु का पूछा जाए तो ये ऋग्वैदिक देवता हैं और अन्य देवताओं के समान प्रकृति के ये देवता हैं। वे सूर्य के क्रियाशील रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैसे देखा जाए तो ऐतरेय ब्राह्मण में भी विष्णु को इनकी चर्चा की गई है और इनको सर्वोच्च देवता बताया गया है। लेकिन ऋग्वेद इससे पुराना है, तो प्राचीनतम उल्लेख अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये यहां पर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ऐतरेय ब्राह्मण में भी मिलता है तो हाँ, कोई इसमें गलत नहीं है। भक्ति की अवधारणा पहली बार अभिव्यक्त हुई किसमें अभिव्यक्त हुई? ये 4 ब्राह्मण और उपनिषद, 2 उपनिषद और 2 ब्राह्मण, ये ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो भक्ति की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ भक्ति कहां पहली बार अभिव्यक्त हुआ? तो ये अभिव्यक्त हुआ था श्वेताश्वर उपनिषद में। किस उपनिषद में? श्वेताश्वर उपनिषद में हुआ था। वैष्णव धर्म ने भागवत संप्रदाय के रूप में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया था और यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध श्वेताश्वर संहिता का एक अंश है। इसको ध्यान रखिएगा। और यह कठोपनिषद के बाद की रचना है। कठोपनिषद श्वेताश्वर उपनिषद से पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद किसमें मिलता है? ये सामवेद, शतपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद या प्रश्नोपनिषद में। तो याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद जो है ये मिलता है आपको बृहदारण्यक उपनिषद में। एक वाद विवाद है ये, और याज्ञवल्क्य ने गार्गी से ये कहा कि अधिक बहस ना करो अन्यथा तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा। इस तरीके की बात इन्होंने कही थी। तो ये स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है कि किसमें कहा गया था। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया था। गार्गी और याज्ञवल्क्य का ये संवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है किस ग्रंथ में मिलता है? और अंग राज्य का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिला है वो मिला है अथर्ववेद में। उत्तरी बिहार का जो वर्तमान भागलपुर और मुंगेर है, ये जो जिले का क्षेत्र है, ये महाजनपद के अंतर्गत आते थे और वो अंग महाजनपद था। और इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? अंग की चंपा। महाभारत तथा पुराणों में चंपा का प्राचीनतम नाम मालिनी मिलता है। और अंग मगध का पड़ोसी राज्य था और अंग राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। प्रश्न यही पूछा जा रहा था, लेकिन इतने प्रश्न और आपके तैयार हो गए कि ये जो है इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत तथा पुराणों में चंपा का प्राचीनतम नाम मालिनी था और ये मगध का पड़ोसी था। और अथर्ववेद में ये प्रश्न ही पूछा जा रहा था कि प्राचीनतम उल्लेख कहां मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपनिषदों को वेदांग भी कहा जाता है। ये तो बात बिल्कुल सही है। जो उपनिषद हैं, उपनिषद को वेदांग भी कहते हैं। दूसरा दिया है कि उपनिषद केवल गद्य में है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि उपनिषद गद्य और पद्य दोनों में पाए जाते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, पहला सही। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आंसर निकालना सीखिए, ऐसे ही निकलते हैं आंसर। वैदिक साहित्य के अंतिम जो भाग हैं उन्हीं को उपनिषद कहते हैं और इन्हीं को वेदांग भी कहते हैं। अंतिम है, अंतिम से आप वेदांग भी कह सकते हैं और उपनिषद इनको कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या के विषय में मतभेद है, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक,
कौशितकी, श्वेताश्वर, ये सब उपनिषद हैं। ये 12 उपनिषद न केवल महत्वपूर्ण हैं बल्कि ये प्रमाणित भी हैं। ये प्रमाणिक माना जाता है, प्राचीन भी हैं, प्रमाणिक भी हैं, महत्वपूर्ण तो ये है ही हैं। तो ये आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए, प्रश्न यहां से बनता है। श्रुति साहित्य नहीं है, यहाँ पे 4 जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा श्रुति साहित्य नहीं है, श्रुति लिटरेचर कौन सा नहीं है? तो इनमें से जो वेदांग है, वेदांग श्रुति साहित्य नहीं है, क्योंकि बाद का है। तो श्रुति साहित्य क्या होता है? श्रुति साहित्य का अर्थ है कि अपने ज्ञान को सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना। जैसे एक पीढ़ी ने सुना और उस पीढ़ी ने याद रखा, फिर उस पीढ़ी ने ट्रांसफर किया दूसरी पीढ़ी को, दूसरी पीढ़ी के लोगों को ये पता चला, फिर वहां से ऐसे आगे। लेकिन जो वेदांग है ये श्रुति साहित्य नहीं है। अपने शिष्यों को पहले ये बताते थे, बाद में ये क्या हो गया, धीरे धीरे ये लिखना चालू हो गया था। तो श्रुति साहित्य वेदांग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुखतः किस एक में यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण है? किसमें ऐसा है कि यज्ञ वेदी की निर्माण विधि क्या है, इसका विवरण दिया गया है? तो ये जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम है शुल्ब सूत्र। यज्ञ वेदी, जब यज्ञ कभी होता है, आपने कभी आपके यहाँ हुआ होगा तो देखा होगा, या कहीं पे देखा होगा, टेलीविजन में देखा होगा यज्ञ, तो शुल्ब सूत्र में इसकी कैसे निर्माण की विधि है ये सब बताई गई है, विधि विधानों का उल्लेख किया गया है। रेखा गणित का प्रारंभ यहीं से माना जाता है। यज्ञ वेदी जो बनाई जाती है उसमें रेखा गणित का उपयोग होता है, और ये आर्यों के ज्यामितीय ज्ञान का परिचायक है, उनको ज्यामितीय ज्ञान था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, शुल्ब सूत्र। और शुल्ब सूत्र में सौत सूत्र पड़ता है, स्रोत सूत्र। तो सौत सूत्र का एक भाग है शुल्ब सूत्र। सौत सूत्र एक है और सौत सूत्र में ही इसका एक पार्ट है शुल्ब सूत्र, और उसी में ये बात कही गई है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है किस सूत्र में यज्ञ वेदी की बात की गई है, तो ये स्रोत सूत्र हो जाएगा, और इसी का एक पार्ट है, एक भाग है शुल्ब सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, यजुर्वेद की निम्नलिखित संहिता में से कौन केवल सूक्त है, गद्य नहीं है? यजुर्वेद की बात हो रही है, यजुर्वेद की निम्नलिखित संहिता, ये यजुर्वेद की संहिताएं हैं, इनमें कौन केवल सूक्त है, गद्य नहीं है? तो सूक्त की बात हो रही है जो गद्य ना हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वाजस्नेयी। वाजस्नेयी जो है यजुर्वेद की संहिता है, इसमें केवल सूक्त हैं और इसमें गद्य नहीं है। कौन सी? वाजस्नेयी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यजुर्वेद में अनुष्ठानों से संबंधित नियमों की जानकारी मिलती है, और इससे राजनैतिक एवं सामाजिक जो परिस्थितियां हैं, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों की भी जानकारी मिलती है। और इसी ग्रंथ में पहली बार राजसूय तथा पे जो यज्ञ होते हैं, राजकीय समारोह होते हैं, इनका उल्लेख भी मिलता है। और यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक कृष्ण और एक शुक्ल यजुर्वेद। और शुक्ल यजुर्वेद जो है इसे वाजनेयी संहिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? क्या है? सफेद घोड़ा। और ये उपनिषद है श्वेताश्वर उपनिषद। कौन सा है? श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद को कृष्ण यजुर्वेद का अंग माना जाता है। किसका अंग? कृष्ण। वैसे कृष्ण का मतलब तो काला होता है, सफेद घोड़े की बात हो रही है, लेकिन श्वेताश्वर उपनिषद जो है ये कृष्ण यजुर्वेद का अंग है। 6 अध्याय और 113 मंत्रों में से इस उपनिषद को ये नाम जो है, जो इसके ये 113 मंत्रों के साथ में ये जो नाम है, इसके प्रवक्ता श्वेताश्वर ऋषि के कारण ये प्राप्त होता है ये नाम। और इसी उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है सफेद घोड़ा। ठीक है, श्वेताश्वर से ये नाम पड़ा है, और ये ध्यान रखिएगा, श्वेत तो सफेद, घोड़ा, श्वेत्वा अश्वर, तो अश्व माने क्या होता है? घोड़ा, ऐसे याद रखिए। लेकिन उसका जो रिलेशन है श्वेताश्वर उपनिषद, वो कृष्ण यजुर्वेद का अंग है। अगला प्रश्न, तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन मूलतः किस ग्रंथ का है? तो तमसोमा ज्योतिर्गमय जो कथन है ये है उपनिषदों का। और बृहदारण्यक उपनिषद जिसकी चर्चा भी हमने की थी ना कि उपनिषद कई हैं, तो उसमें बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है तमसोमा ज्योतिर्गमय। आपसे पूछा जाएगा कि किस उपनिषद से लिया गया है, तो बृहदारण्यक उपनिषद से। और अर्थ इसका होता है अंधकार से प्रकाश की ओर। हमें अपने जीवन में भी हमेशा अंधेरे से उजाले की तरफ जाने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो जो आयुर्वेद है या जीवन का विज्ञान है, इसका उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? ये मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद, आ से आयुर्वेद और आ से अथर्ववेद है, तो ये आ से आप इसको याद रखेंगे। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों
अंधविश्वासों का विवरण मिलता है और इसमें विविध विषय जैसे रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत, इन सब का भी विवरण मिलता है। तो ये आपको ख्याल में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा के नाम से संबोधित किया गया? और ये जो नदी थी वो थी सरस्वती। भी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को इन सभी नामों से, यानी कि अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी, सबसे अच्छी नदी, इस सभी नामों से ऋग्वेद में सरस्वती को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेथ माधव से संबंधित ऋषि थे। विदेथ माधव ये राजा थे, तो इनसे संबंधित ऋषि कौन थे? इनसे संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम रहुगुण। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में सतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। इस आख्यायिका से ये पता चलता है कि आर्य जो है पूर्व दिशा की ओर प्रसारित हुए थे, प्रसार इन्होंने किया था। और इसके अनुसार राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि गौतम रहुगुण थे। और ये कहां से पता चलता है? सतपथ ब्राह्मण से हमें ये बात पता चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? कौन सा अभिलेख है जिससे पता चलता है कि ईरान से भारत में आर्य आए थे? कहां से आए थे? ईरान से। और कहां आए थे? भारत में। और ये जो आने की सूचना है, अभिलेख जो है जिससे मिलती है, वो है बोगस गोई अभिलेख। बोगस गोई अभिलेख से ये सूचना मिलती है। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के जो ये बोगस गोई के अभिलेख हैं, एशिया माइनर स्थित, इसमें ऋग वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नाशत्य का उल्लेख मिलता है। और इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए थे। तो ऐसा नहीं कि ईरान से ही, लेकिन होकर ही आए थे। तो ये ध्यान रखिएगा, बोगस गोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? इनका नाम क्या था? और ये थी लोपामुद्रा। इन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। अपाला, घोषा, विश्वशरा, लोपामुद्रा, इन सब का नाम आप याद रखिएगा जब ऐसे या आप इस काल की महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करिए, प्राचीन काल में क्या स्थिति थी, तो आप इसको कह सकते हैं। लोपामुद्रा थी कौन? अगस्त्य जो ऋषि थे उनकी ये वाइफ थी, उनकी पत्नी थी। प्राचीन भारत की एक दार्शनिक थी, नारी दार्शनिक, महिला दार्शनिक, अगस्त्य की पत्नी थी। और सृष्टि उन्होंने स्वयं की थी। किसकी? ये महर्षि अगस्त्य की पत्नी थी, जिनकी सृष्टि उन्होंने स्वयं की थी, यानी कि अगस्त्य ऋषि ने ही उनको बनाया था, ऐसा माना जाता है। अगला प्रश्न, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, कहाँ मिलता है? तो नचिकेता आख्यान, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है विभिन्न परीक्षाओं में। तो इसका मिलता है उल्लेख कठोपनिषद में। नचिकेता आख्यान कठोपनिषद से लिया गया है। आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया था। किसने किसको? आचार्य यम थे, और आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया। इस आत्मा का न कभी जन्म होता है और न कभी इसकी मृत्यु होती है, यही वो उपदेश था। और वास्तव में ये बहुत बड़ी बात थी, पूरी दुनिया इसको मानती है। और यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। एक ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? किस में मिलती है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, और इनमें से मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषदों में। ये जो 4 ऑप्शन है, इनमें से उपनिषदों में मोक्ष की चर्चा होती है। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त हुआ ही नहीं है। कोई कहे कि वेदों में मोक्ष की बात हुई है, तो नहीं हुई है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है, और यह शब्द श्वेताश्वर जो उपनिषद है उसी में पहली बार आया था। तो उपनिषद में भी आपसे अगर पूछ लिया जाए किस उपनिषद में, तो ये श्वेताश्वर उपनिषद है। वैसे पूछा जाएगा तो उपनिषद आप टिक करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि वेदों में इसकी चर्चा नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? इनमें से जो 4 दिए हुए हैं, इनमें से ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ जो होते हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण ये ऋग्वेद से संबंधित है। एक ऐतरेय याद रखिएगा और एक कौशितकी याद रखिएगा। तांड्य ब्राह्मण और पंचविश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण ये सामवेद से हैं। तो तांड्य और पंचविश और जैमिनीय ये सामवेद से रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। ये ऋग्वेद से हैं और ये सामवेद से हैं। और जो सतपथ ब्राह्मण जो है ये यजुर्वेद से है, और गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से है। तो कभी कभी सुमेलित करने में भी पूछ लेता है इसको। तो ये आप
ध्यान रखिए, थोड़ा सा नोट किया करिए, जिससे कि आपको अन्य प्रश्न भी अगर पूछे जाएं तो कोई दिक्कत ना हो। अंतिम प्रश्न है आज के टॉपिक का, फिर करंट अफेयर को देखेंगे। किस दैनिक किस सॉरी वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? वर्ण शब्द, वर्ण के बारे में आप जानते हैं ना, वर्ण किस वर्ण का कौन है, जो वर्ण व्यवस्था पूरी है ना। तो वर्ण शब्द का सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है ना। और वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। कौन क्या व्यवसाय करेगा, वर्ण व्यवस्था में यही निर्धारित किया गया था। तो वर्ण से एक रंग की भी बात है और कहीं कहीं व्यवसाय के बारे में भी इसमें बात की गई है। आर्यों को गौर वर्ण का और दासों को कृष्ण वर्ण का कहा गया है। दास जो होते थे वो काले होते थे और जो आर्य होते थे वो गोरे होते थे, ऐसा कहा गया है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का प्रयोग मिलता है। ठीक है, तो ऋग्वेद में मिलता है, 10वें मंडल में मिलता है, पुरुष सूक्त में मिलता है और शूद्र शब्द का ये उल्लेख मिलता है। तो ये ध्यान रखना। चलिए अब करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये तिथि है 30 जनवरी। 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुष्ठ रोग को समाप्त करना और कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों का साथ देना, उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको समाप्त करना इसका उद्देश्य होता है। और अब तो दवाएं भी हैं इसके इलाज के लिए मल्टी ड्रग थेरेपी की आवश्यकता जो पड़ती है और इसमें भी लोगों की मदद करना। और इस थेरेपी के तहत पीड़ित को 6 माह से अधिक 6 माह से 1 वर्ष तक सकते हैं। 6 माह से 1 साल तक दवाई वो खाता है तो वो सही भी हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। 30 जनवरी NCAVES इंडिया फोरम 2021 के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। यह संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग के NCAVS प्रोजेक्ट का एक भाग है, जो कि सही है। इस परियोजना की अवधि वर्ष 2021 के अंत में समाप्त होगी, ये भी सही है। और भारत इस परियोजना में भाग लेने वाले 5 देशों में से एक है, ये भी बिल्कुल सही है। और इस तरीके से डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। NCAVS इंडिया फोरम 2021 जो है ये संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग UNSD का एक प्रोजेक्ट है और इसका उद्देश्य है 5 देशों को आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करते हुए भविष्य में उपयोग के लिए पर्यावरण की सामान्यता और संरक्षण करने में सहायता करना। सामान्यता बनी रहे और वो संरक्षित रहे। भारत के अलावा इसमें ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका और मैक्सिको इसके पार्ट है और इस परियोजना की अवधि 2021 के अंत तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक GI टैग, कोई ना कोई प्रश्न रोज GI टैग से डिस्कस हो ही जाता है, और ये जो GI टैग प्राप्त किया है वो प्राप्त किया है बासमती चावल के लिए पाकिस्तान ने। किसने? पाकिस्तान ने। इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि आपका पड़ोसी देश और मेरा भी पड़ोसी है, लेकिन मैं इसे लाइक नहीं करता इसकी हरकतों के कारण। भारत ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक को हासिल कर लिया है। ये चावल की विशेष किस्म है। स्थानीय पंजीकरण तैयार करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पाकिस्तान की स्थिति मजबूत करने का ये मार्ग प्रशस्त करेगा। और GI टैग की वजह से यूरोपीय संघ में पाकिस्तान की स्थिति मजबूत होगी, ऐसा माना जा रहा है। और भारत ने बासमती चावल के एकमात्र स्वामित्व का दावा करते हुए यूरोपीय संघ को आवेदन दिया था। आवेदन प्रस्तुत करने के बाद बासमती चावल को पाकिस्तान के उत्पाद के रूप में संरक्षित करने का मुद्दा सामने आया था। तो ये पूरा एक मुद्दा था, कभी आपसे मेंस में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 जनवरी 2021 को महात्मा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो एक इंफॉर्मेशन ही जान लीजिए कि 30 जनवरी को ये जो तिथि होती है 30 जनवरी, इनमें महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इसी दिन नाथूराम गोडसे के द्वारा बापू को गोली मारी गई थी। तो ये जो इनकी पुण्यतिथि थी तो कितने नंबर की थी? तो ये थी इनकी 73वीं पुण्यतिथि। ठीक है, 1948 में 30 जनवरी को ये शहीद हुए थे, 73वीं ये थी। तो ये क्रम आपसे पूछा जा सकता है। 30 जनवरी तो आपको पता ही होगा कि 30 जैन को ये हुआ था, लेकिन ये 1948 में हुआ था इसलिए ये 73वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सैंड्रो बोटिसेली जो हाल ही में सैंड्रो बोटिसेली जो हाल ही में खबरों में थे, किस देश के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो ये जो प्रसिद्ध चित्रकार थे
ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रसिद्ध चित्रकार किस देश के थे? ये इटली के थे, सैंड्रो बोटिसेली। जो ये सेली टाइप के नाम आते हैं ये इटली से रिलेटेड होते हैं, और इतावली चित्रकार थे, इटली के फ्लोरेंस में रहते थे। उन्होंने फ्लोरेंटाइन पेंटिंग में योगदान दिया था, और न्यूयॉर्क के सोथवी में आयोजित एक नीलामी में उनका एक चित्र था, यंग मैन होल्डिंग ए राउंडेल। इसको 92.2 मिलियन डॉलर, लगभग 6,722 मिलियन रुपए के बराबर में बेचा गया था। एक पेंटिंग, आप सोचिए, आर्ट की वैल्यू कभी कभी रुपए में अगर आप आंकें तो वैसे ये अमूल्य होते हैं, लेकिन रुपए में आंकें तो कितनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी एनएसएसओ के संशोधित अनुमानों के अनुसार 2019-20 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या थी? तो भारत की जीडीपी वृद्धि दर जो अभी संशोधित अनुमान आया है एनएसएसओ का, उसमें कहा गया है कि 19-20 के लिए ये 4% थी। कितनी थी? 4%। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने हाल ही में यह अनुमान अभी जारी किया है, और इनमें कहा गया है कि 19-20 के लिए आर्थिक विकास दर को संशोधित करके ये इन्होंने कहा है कि ये 4% थी। तो 4% ध्यान रखना, कभी पूछा जा सकता है कि ये संशोधन हुआ तब कितनी थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के साथ तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने के लिए 8 मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तावित किए? 8 ये मार्गदर्शक जो सिद्धांत हैं ये मेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये किस देश के लिए किए गए हैं, किस देश के साथ संबंध सुधारने के लिए किए गए हैं, और किसने किया है? एस जयशंकर प्रसाद ने किया, जो कि विदेश मंत्री हैं। ये चीन के साथ इन्होंने किया है। कि चीन के साथ अगर संबंध सुधारने हैं तो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ चाइना स्टडीज में इन्होंने भी भाषण दिया है, उसमें इन्होंने कहा कि 8 मार्गदर्शक सिद्धांत मैं बता रहा हूं, इसको अगर फॉलो किया जाए तो ये संबंध सुधार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया? जब गणतंत्र दिवस की परेड होती है तो प्रत्येक राज्य अपनी अपनी झांकियां प्रस्तुत करते हैं, तो कहाँ की झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया है? तो यह है उत्तर प्रदेश की झांकी। और उत्तर प्रदेश की जो झांकी है इसका विषय भी आपको जानना चाहिए। इसका विषय था अयोध्या, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, और इसको प्रथम स्थान दिया गया है, बेस्ट मतलब इसको चुना गया है। और किरण रिजिजू द्वारा सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में इसको सम्मानित किया गया है। श्री राम मंदिर को दर्शाने वाली ये झांकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जेल पर्यटन नाम से एक नई पहल शुरू की है? तो कौन सा राज्य है जो ऐसा कर रहा है, या केंद्र शासित प्रदेश है? जबकि यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश कोई दिया नहीं है, लेकिन कई बार दे भी देता है। तो जेल पर्यटन नाम से ये नई पहल शुरू की है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार जो है इस कार्यक्रम में भाग के रूप में जेलों में जहां पर कई स्वतंत्रता सेनानियों को डाला गया था, उन्हें पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करेगी। नॉर्मल जेल को नहीं, केवल इन्हीं जेलों को। 26 जनवरी 2021 से राज्य ने 150 साल पुरानी यरवदा जेल से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसमें नागपुर, थाने और रत्नागिरी की जेलें भी शामिल होंगी। यरवदा जेल के बारे में आप जानते होंगे, क्या इंपॉर्टेंस है इसका इतिहास में, एक दिन मैंने बताया भी था, तो इसको जरा बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न है ये, जेडएसआई के हालिया प्रकाशन के अनुसार भारत का कौन सा क्षेत्र 428 प्रजातियों का घर है? 428 प्रजातियों का जेडएसआई ने कहा है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है कि 428 प्रजातियों का घर है। कौन? तो ये क्षेत्र है कौन सा? सुंदरवन, है ना। वर्ड्स ऑफ द सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व नाम के एक प्रकाशन, हालिया प्रकाशन में जेडएसआई ने कहा है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, कि 428 प्रजातियों की पक्षियां यहां पर पाई जाती हैं। भारतीय सुंदरवन दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगलों में से एक है। इसमें सुंदरवन टाइगर रिजर्व भी शामिल है। कुछ पक्षी जैसे मास्कट, फिनफुट और बफी फिश, उल्लू, ये सब ऐसे पक्षी हैं जो केवल सुंदरवन में ही पाए जाते हैं और कहीं पाए ही नहीं जाते हैं पूरी दुनिया में। तो ये कैसा लगा आप जरूर बताएं, और शेयर करें उन मित्रों तक जो कोई ना कोई तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं किस चीज का, कोई भी आरओ, पीसीएस या जीआईसी लेक्चरशिप का, तो आप कांटेक्ट करिए हमें 6307281212 पर। वहां पर आपको जानकारी दे